एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मैक्स लाइफ के सीईओ मिहिर वोरा। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। बाजार में जिस तरह से हम ट्रेंड देख रहे हैं, ऑफ कोर्स रशिया यूक्रेन के बीच जो टेंशंस हैं उसका एक इम्पैक्ट है। एलिवेटेड एक्शन हम कमोडिटी प्राइसेस पर देख चुके हैं, वॉलेटाइल एक्शन मार्केट्स पर नजर आ रहे हैं। इस बीच एफआईएस की सेलिंग और डीआईएस की खरीदारी कैसे लगते हैं बाजार आपको फिलहाल? देखिए, बाजार में अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता तो काफी है। और ये जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, खास करके ऑयल है और इवन व्हीट वगैरह जो है, जो यूक्रेन और रशिया में काफी बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, नेचुरल गैस है, तो उससे जो अनसर्टेनिटी जो क्रिएट हुई है लास्ट 15 दिनों में, वो एक चिंताजनक विषय है। भारत, हमको पता है कि अपना जो ऑयल है उसकी काफी बड़ी रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करता है, और एक ये ग्लोबल कमोडिटी है, तो इसमें जो इंपोर्ट प्राइसेस होते हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अनिश्चितता बढ़ रही है, मार्केट्स भी करेक्ट हुए हैं। तो इसमें कितनी चिंता ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट कर ली है, वो एक बड़ा बड़ा कॉल है, ये बड़ा टफ कॉल है, लेकिन ये एट सम पॉइंट टाइम इन्वेस्टर्स को ये कॉल लेना पड़ेगा। तो बेटर यही है कि हम मार्केट्स को ऑब्जर्व करें, और ऐसे कोई स्टॉक्स हों जो मिस हो गए थे लास्ट 2 साल में, क्योंकि बहुत बड़ी तेजी हुई थी, भाव बढ़ गए थे, लेकिन काफी सारे स्टॉक्स 20%, 30%, 40% डाउन आए हैं। तो स्टॉक पिकिंग करने का जो है धीरे धीरे करके चांस लेना चाहिए। मिहिर सर, आपकी तबीयत कैसी है अभी? क्योंकि मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर बता रहे थे कि आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। अभी आपकी तबीयत ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है सर, आपकी तबीयत ठीक है, बाजार कब ठीक होगा? देखिए, उम्मीद तो यही है कि जो वॉर लाइक सिचुएशन जो यूक्रेन में हुई है वो जल्दी खत्म होए, और एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट। हर चीज इस पे ही डिपेंड कर रही है, और वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि यूरोप का जो बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स रशिया है, यूक्रेन है, और वो डिस्टर्ब हो रहा है, और दिन ब दिन सिचुएशन काफी डायनेमिक है। तो कब बॉटम होगा वो तो मुश्किल है हमको करना, बट एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो हमने इंडिया ने खास करके काफी सारी अनिश्चितताएं देखी है। हमने 1998 की एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है। हमने जो वॉर लाइक सिचुएशन कई बार हमारे नेबर्स के साथ देखी है। हमने पोखरण जब ब्लास्ट हुए थे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमें काफी सारे सैंक्शंस लागू किए थे, हम पे काफी टफ टाइम निकाला था हमने, लेकिन जो इनहेरेंट रेजिलियंस है लॉन्ग टर्म में इंडियन इकोनॉमी की, उसने हमेशा डिसअपॉइंट नहीं किया है, इन्वेस्टर्स का साथ दिया ही है। तो ऐसी कोई पैनिक वाली सिचुएशन में अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाता है, जैसे कि अभी गिर रहा है, तो डेफिनेटली एक जो होता है मौका होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आज बाजार बॉटम हो जाएगा, लेकिन सिलेक्टिवली जो हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा करके अगर इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म में हमेशा पैसा बना ही है। सबसे बड़ा एग्जांपल तो 2 साल पहले का ही है। पैंडेमिक में ऐसा लग रहा था कि दुनिया खत्म हो रही है, लेकिन आज देख रहे हैं हम, इवन एट दिस आफ्टर ऑल दिस करेक्शन ऑल्सो बाजार ऑलमोस्ट जो बॉटम था उससे डबल लेवल पे है। तो इस तरह की जो पेशेंट और थोड़ी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, और हाई क्वालिटी स्टॉक्स में अगर हम स्टिक करें तो लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटेजी ठीक रहती है इक्विटीज की। विनोद सर, आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे स्पेसिफिकली ऑटो को लेकर, जिसके बारे में आपने थोड़ी चर्चा भी की है, लेकिन थोड़ा डिटेल में अगर बात करें तो ये एक सेक्टर था जिसमें अभी कुछ समय पहले तक तो हम एक रिवाइवल की बात कर रहे थे। कोविड में के बाद जिस तरह से रिकवरी हो रही थी और फेस्टिव सीजन जिस तरह से गया था, एक रिकवरी अच्छी खासी दिख रही थी। बट अब जो ग्लोबल सिनेरियो बन रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो मार पड़ रही है वो इस वक्त वो ऑटो सेक्टर के सिचुएशन पर ही देखने को मिल रही है। क्या व्यू बन रहा है आपका? ये जो कंसर्न है ये शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इनको ऑटो स्पेस को इसकी मार झेलनी पड़ सकती है? आपका क्या व्यू बन रहा है इस पर? बना नहीं सकते, बिकॉज ये ऑटो ऐसे तो स्ट्रक्चरल स्टोरी है। कंट्री जैसे इंडिया है जहाँ पर ऑटो ओनरशिप अभी भी लो है, तो लॉन्ग टर्म तो स्टोरी में कोई इशू नहीं। बट आप अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की बात करें कि ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इसमें हो सकता है कि थोड़ा तो अगर हम स्टॉक की बात करें तो जो इम्पैक्ट हो सकता है शॉर्ट टर्म में, ये कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बढ़ेगा बिकॉज ऑफ आपका ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे और ये मेटल प्राइसेस बढ़ेंगे, और कुछ हद तक कंपनीज अगर अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज करती है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है थोड़ा वो, और जो हमने लास्ट ईयर भी जो बेस फेवरेबल है बिकॉज
बहुत सारा सप्लाई साइड कंसर्न्स थे, चिप शॉर्टेज से लेके या आप कोविड से रिलेटेड, वो आपको थोड़ा फेवरेबल बेस वैसे ही मिलेगा। और तो इस चक्कर में, और आपने देखिए कि जो मैंने जैसे बताया कि जो मार पड़ी है वो सिक्लिकल्स में पड़ी है, जिसमें डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में ऑटो बहुत आता है। तो अगर आपकी फंडामेंटल वैल्यू से अगर बिकॉज ये कॉस्ट बढ़ रहे हैं और थोड़ा वैल्यू कम होती है, तो लेकिन प्राइस एक्शन इतना हो चुका है कि मतलब 20% या उससे ज्यादा, तो वो मोर और लेस आपको कॉम्पनसेट हो गया है, मोर और लेस ज्यादा ही हो गया है इनफैक्ट। तो ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई खास मतलब स्टॉक पर्सपेक्टिव से ऑब्वियसली थोड़ा मार्जिन्स में इम्पैक्ट जरूर आएगा। वो भी डिपेंड करता है कि ये कमोडिटी में जो हाईली स्पेकुलेटिव एक्शन जो अभी चल रहा है, यूजुअली क्या होता है, जो एकदम पीक ऑफ द मोमेंट जो एकदम स्पाइक करती चीजें हैं, उसको कभी कभी एक्सट्रापोलेट किया जाता है, वो टिपिकली गलत निकलता है। आप देखिए लॉन्ग टर्म में सो बिकॉज आप देखिए कमोडिटी प्राइसेस सप्लाई साइड से प्रॉब्लम में मेजरली है। आप देखिए इकोनॉमीज अभी भी स्लैक, जिसको कहते हैं स्लैक है इकोनॉमीज में। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जैसे इंडिया में भी देखिए 60-70% ही चल रहा है। तो ये जो स्लैक और हाई कमोडिटी प्राइसेस नहीं रह सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं से सप्लाई आ जाएगी उसमें। ओनली प्रॉब्लम है कि सप्लाई साइड वाला जो कंसर्न है वो शॉर्ट टर्म रह सकता है, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर प्रॉब्लम रह सकती है। बट फंडामेंटली या प्रिंसिपली आप देखिए तो अगर स्लैक है इकोनॉमीज में, और तो कमोडिटी प्राइसेस क्यों इतने बढ़ने चाहिए इज अ क्वेश्चन वन हैज टू आस्क, तो ये रिजॉल्व हो जाएंगे धीरे धीरे मुझे लगता है। तो बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मुझे नहीं लगता ऑटो में कोई जो स्ट्रक्चरल इश्यूज ऑफ ईवी वर्सेस जो टिपिकल ओल्ड कम्बशन वाले व्हीकल्स है, उनका जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है डायनामिक्स। बट फ्रॉम डिमांड पर्सपेक्टिव मुझे नहीं लगता है कि कोई स्ट्रक्चरल इश्यू आना चाहिए इससे। शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स आ सकती, बट वो प्राइसेस में काफी हद तक डिस्काउंटेड है मेरे हिसाब से। बिल्कुल विनोद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर अपने एनालिसिस बताने के लिए और इतने सारे माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लियरली बाजार में जहां पर कमजोरी हावी होती हुई तमाम इंडेक्स में हम देख रहे हैं, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी बिकवाली का दबाव झेल रहे हैं, लेकिन मिड कैप स्पेस आप देखिए करीब 150 से लेकर 200 अंकों की तेजी निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में नजर आ रही है। और क्लियरली थोड़ी देर पहले विनोद जी की तरफ से भी यही बात होती हुई, यही ऑब्जर्वेशन निकल कर आया था। मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस जो है उसमें तेजी जारी रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। मिहिर जी, आपकी तरफ आपके लिए एक सवाल होगा मेरा, पर्टिकुलरली जिस तरह से हम देख रहे हैं जहां सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स काफी वॉलेटाइल है, कैपिटल गुड स्पेस है, वहां पर एक बुलिश नजरिया जरूर नजर आ रहा है। कैपिटल गुड स्पेस को लेकर आपकी थिंकिंग क्या है? और एक और चीज है न्यू एज स्टॉक्स, जिसकी पिछले कुछ 6 महीनों से हम लगातार बातचीत भी कर रहे थे। एक समय ऐसा भी था कि कई सारे बड़े ऑर्डर्स मिलने के चलते ये स्टॉक्स में भी तेजी का रुझान देखने को मिला, वहां पर बिल्कुल धीमी आंच यहाँ पर नजर आ रही है। क्या लगता है, एक बबल की तरह न्यू एज स्टॉक्स थम जाएंगे या फिर एक और दौर उनका फिर से आता हुआ दिखेगा? देखिए, पहले बात करते हैं कैपिटल गुड्स की। तो कैपिटल गुड्स तो एक जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी है इसका एक अहम पार्ट है, क्योंकि अगर हमें 6 to 7% पे ग्रो करना है तो कैपिटल गुड्स और इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बिना तो ये हो नहीं सकता। तो हमने ये देखा है कि पिछले ऑलमोस्ट 5 से 7 साल से जो प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो काफी धीरे रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। गवर्नमेंट स्पेंडिंग अच्छी रही है, इसकी वजह से हमें देखें तो कंस्ट्रक्शन, ईपीसी जो कंपनीज है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनकी ऑर्डर बुक्स अच्छी हैं। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो लिंक्ड है वो तो अच्छा रोबस्ट है, क्योंकि बजटरी सपोर्ट काफी अच्छा रहा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें हमने देखा है कि थोड़ा स्लो डाउन था 5 से 7 साल में। लेकिन ये जो लास्ट 2 से 3 साल में थीम बना है, एक तो चाइना का जो वर्ल्ड में रिस्क जो एक्सेप्ट किया है कि हर सारी वर्ल्ड की प्रोडक्शन अगर चाइना में ही रहेगी तो ये सप्लाई चेन बहुत रिस्की हो जाती है। तो काफी सारी मल्टीनेशनल्स इंडिया में प्रोडक्शन शिफ्ट करने के प्लान्स बनाए हैं। गवर्नमेंट ने भी जो कॉर्पोरेट टैक्स इंसेंटिव दिए, 30% कॉर्पोरेट टैक्स था उसका 15% कर दिया अगर आप 3 साल में नया इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। और प्लस ये जो पीएलआई स्कीम्स हैं उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। और हमने देखा है कि गवर्नमेंट काफी फ्लेक्सिबल है, नए सेक्टर्स ऐड करते जा रहे हैं पीएलआई में। और मेरे ख्याल से अगर कोई प्राइवेट सेक्टर ग्लोबल इन्वेस्टर या लोकल इन्वेस्टर
कोई सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है तो गवर्नमेंट नए सेक्टर के लिए भी ओपन है। तो ये काफी फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल अप्रोच गवर्नमेंट अपना रही है पीएलआई में, और हमने देखा है कि काफी बड़े बड़े अनाउंसमेंट भी हुए हैं जिसका इम्पैक्ट जो है हमें नेक्स्ट 2 से 3 साल में दिखेगा। तो ये एक रहा। दूसरी ओर से गवर्नमेंट 2-3 जो नए इनिशिएटिव्स लिए हैं खास करके एनर्जी के लिए। एक जो एथनॉल ब्लेंडिंग जो है उसको और एथनॉल प्रोडक्शन को मोटिवेट करने के लिए, और दूसरा जो है ग्रीन हाइड्रोजन की ओर जाने के लिए, ताकि हमारी जो एनर्जी इंपोर्ट्स है, ऑयल इंपोर्ट्स है, वो कम होए। उससे भी लॉन्ग टर्म में काफी सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा। तो मेरे ख्याल से कैपिटल एक्सपेंडिचर तो एक इनहेरेंट थीम है, और काफी सारे जो पॉजिटिव्स हैं वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 2 से 4 साल में हमें दिखेंगे। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि इन्फ्लेशन काफी बड़ा हो चुका है, और ये जो शॉक आया है वॉर का, उसकी वजह से शायद थोड़ी उसमें दिक्कत आए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बियॉन्ड अ पॉइंट उसमें कुछ ज्यादा इतना इम्पैक्ट आएगा। मेरे ख्याल से ये जो थीम है इंडिया ग्रोथ स्टोरी का एक इनहेरेंट थीम है। ये बात रही कैपिटल एक्सपेंडिचर की। और दूसरा पॉइंट जो हमारा था वो क्या था, मैं जरा ये जी न्यू एज स्टॉक्स की बात हम कर रहे थे। न्यू एज स्टॉक्स में जिस तरह से न्यू एज, मोमेंटम दिखाता यस, है, सो न्यू एज स्टॉक्स मेरे ख्याल से थोड़ा केयरफुल अभी भी रहना चाहिए। दो चीजें हैं उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एक्सेस वैल्यूएशन मिल रहे थे वो एक ग्लोबल लिक्विडिटी जो ग्लट था, ग्लोबल लो इंटरेस्ट रेट्स और लिक्विडिटी इजी रखने का जो स्टांस था सेंट्रल बैंक्स का, उसका फंक्शंस था। बिकॉज जो वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा पैसा फ्लो हुआ है। तो बिकॉज दे हैड टू इन्वेस्ट, ये वो फिर जाके कोई भी वैल्यूएशंस पे प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल डील्स हो रही थी, और वो डील्स का बेंचमार्क लेके हम उन्हें आईपीओ लेवल पे ला रहे थे। तो जो ओरिजिनल जो लास्ट 1-2 साल में जो काफी सारी डील्स हुई हैं, उनका वैल्यूएशन ऑलरेडी प्राइवेट स्पेस में भी अनरियलिस्टिक था, और लिस्टिंग के टाइम पे भी और ज्यादा अनरियलिस्टिक हो गया। ये एग्जैक्ट सेम ट्रेंड हमने यूएस में देखा है। इनफैक्ट जो सबसे ज्यादा फैंसी स्टॉक्स थे यूएस में, कोई भी आप देख लें, कंज्यूमर टेक में, फिनटेक में, उनका पीक जो था वो एक्चुअली फरवरी 2021 में हो गया था। तो आप अगर ये जो नॉन प्रॉफिटेबल टेक्नोलॉजी स्टॉक्स देखें अगर यूएस में, तो उनका पीक तो ऑलरेडी 1 साल पहले बन चुका था, और उसके बाद लगातार नीचे आए थे। हम शायद लैग कर रहे थे, और हमारे जो आईपीओस है वो शायद थोड़े ओवर प्राइस थे। तो आई वुड वेट फॉर द यूएस टेक्नोलॉजी स्पेस टू स्टेबलाइज, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल यहाँ आता है। उसके बाद मैं उस पर ये नई न्यू एज कंपनीज पे अग्रेसिव कॉल लूंगा पॉजिटिव साइड पे। ठीक है मीर सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मैं आपको ज़रा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, और बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं जल्दी मार्केट भी ठीक होगा और आपकी तबीयत भी और दुरुस्त और आप बेहतर होते जाएंगे, स्वस्थ होते जाएंगे। हमारी वेल विशेस भी आपके साथ ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए टी न्यूज़ संदेश को। एक छोटा